अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज ही हम ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान की, यहाँ पे क्या हो रहा है, सियासत में क्या हो रहा है और गवर्नमेंट क्या कर रही है और इसी तरह की और बातें। और आप जैसा कि देख ही रहे हमारे साथ ताहिर असलम गौरा साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया हमें। बहुत अभी बहुत सर शुक्रिया जी। सर बिल्कुल आने से पहले, अभी थोड़ी देर पहले ही, यानी एक दो घंटे पहले, आपको मालूम ही होगा, ख्वाजा आसिफ को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन उससे पहले 8 बजे, जिस वक्त अरेस्ट के बाद एक शो आया था हाफिज मीर साहब का, उसमें अली मोहम्मद खान बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मतलब फौज को कहा है या इस्टेब्लिशमेंट को कहा है कि जो इमरान खान साहब हैं उनकी गवर्नमेंट गिरा दी जाए। उसके ऊपर हामिद मीर साहब ने कहा कि कहाँ कहा है, आप बताइए, हमारे पास तो ऐसा कोई क्लिप नहीं, हमने तो कुछ नहीं सुना। कहते नहीं कहा है, आप दिखाइए। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, हमारे पास कोई क्लिप नहीं है। जब उन्होंने ज़्यादा इंसिस्ट किया, उन्होंने पीटीआई के जो थे, तो फिर हामिद मीर ने कहा कि अच्छा, तो कहते पूरी स्पीच चला दें। कहते आप इजाज़त दे रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में तो मना है नवाज शरीफ साहब की तकरीर दिखाना या उनको दिखाना। तो वो बस इसी तरह के घोटाले जैसी बातें करके वो चुप हो गए। क्या देखते हैं सर आप, ये क्या हो रहा है? ख्वाजा आसिफ को रात के वक्त 8-9 बजे अरेस्ट किया गया और यही बात की गई है कि जी प्रॉपर्टी ज़्यादा हैं, पैसे ज़्यादा हैं, आमदनी कम है। वही जो इनका एक ही गाना होता है वही चल रहा है। देखिए, बात यह है कि अभी मरीम नवाज ने इस इंसिडेंट पे कहा है, उन्होंने कहा हम इसको गिरफ्तारी नहीं मानते, हम अगवा हम्म। कहते हैं। हम्म। ये ख्वाजा आसिफ का अगवा हुआ है। लेकिन वही आप जिन बात कर रही हैं कि एक ही गाना चल रहा है, रियलिटी हम्म। यही है कि मेरी नज़र में ना तो कुछ नया है ना कुछ पुराना, वही कहानी उलट पुलट के सुना रहा है हमें ज़माना। ये वाली कैफियत है। तो ये कोई पाकिस्तान में नई चीज़ नहीं है। अपने जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स होते हैं उनके साथ इस तरह की जो है कार्रवाइयाँ पाकिस्तान जब से बना होती चली आ रही हैं, और वो मोस्टली पाकिस्तान की आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसियों की इमा पर होता है। मैं इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान में चाहे फ्रंट फेस कोई भी सरकार हो, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ और आर्मी ही हर एक्शन की जिम्मेदार होती हैं। इसीलिए नवाज शरीफ बार बार ये कहते हैं कि आपको जवाब देना होगा, जनरल बाजवा आपको जवाब देना होगा, ISI के जो चीफ हैं आपको जवाब देना होगा। लेकिन मैं इसमें एक बात का इजाफा करना चाहूँगा कि इमरान खान ने इंतकामी सियासत की इंतहाओं को छुआ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। वो जिस शख्स को पसंद नहीं करते, जिस पॉलिटिकल पार्टी को पसंद नहीं करते, वो जिस निचले दर्जे की सियासत की हदों को छू सकते हैं, इमरान खान ये कर रहे हैं। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के जो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं उनके साथ ऑन बोर्ड हैं। इस्टेब्लिशमेंट एक इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, मैं आपके साथ ये बार बार कहता हूँ। लेकिन बहरहाल जो भी फ्रंट फेस होता है और इस्टेब्लिशमेंट का भी जो फ्रंट फेस होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये बड़े ही शर्मनाक ये बात है। ख्वाजा आसिफ जो कई बार मिनिस्टर रहे, एक सीनियर पॉलिटिशियन है, और करप्शन के नाम पे ये जो इमरान खान अपना सियासी ड्रामा रचा रहे हैं, इनको याद रखना चाहिए कि इनके इर्द गिर्द जितने सियासतदान हैं ये उसी वो जो है ना पुरानी ही किस्मों के सियासतदान हैं। खुद इमरान खान के जो किचन कैबिनेट के लोग हैं वो भी कहीं कोई मुस्लिम लीग नून से, कोई काफ से, कोई पीपल्स पार्टी से, ये सब एक ही कच्चा चट्टा है। लेकिन फिर इमरान खान को क्यों ये जोम है कि वो दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकेंगे और ये कह सकेंगे कि जी हम तो करप्शन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये सियासी इंतकाम है। सियासी इंतकाम के अलावा इसको कोई दूसरा नाम नहीं दिया जा सकता। लेकिन सर एक तरफ तो ये बात हो रही होती है कि जी पीटीआई पीडीएम ये कर रही है, पीडीएम वो कर रही है, और दूसरी तरफ रोज़ सुबह मैं देखती हूँ, बल्कि पूरा दिन ही देखती हूँ कि बीच बीच में जब भी न्यूज़ देखें तो उसमें एक टिकट चल रहा होगा कि जी भारत से हमें ख़तरा है, भारत हमारे ऊपर हमला करने वाला है, भारत ये प्लान कर रहा है, भारत कभी वज़ीर आज़म और कभी DGISPR, इन दोनों की स्टेटमेंट साथ साथ चल रही होती है। ऑलमोस्ट मैं 4-5 दिन हो गए लगातार यही देख रही हूँ, जबकि भारत की तरफ से अगर किसी से भी बात की जाए वो कहते हैं हमारा तो ऐसा कोई इरादा नहीं है। नहीं, देखिए, बात ये है कि ये खतरा
पाकिस्तान को अगर कोई है तो इसी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, इसी आर्मी से, इन्हीं की इंटेलिजेंस एजेंसियों के और इन्हीं के जो पपेट पॉलिटिशियन और मीडिया पपेट और सारे इन्हीं से खतरा है। भारत से या किसी जगह से कोई खतरा इनको नहीं हो सकता। अगर हो भी इनको खतरा, फर्ज कीजिए, तो चूंकि उनका राइवल कंट्री है, तो ये तो फिर काहे के लिए इन्होंने फौज पाली हुई है, काहे के लिए ये पाकिस्तान की गरीब अवाम के बिलियन एंड बिलियन डॉलर खा चुके हुए हैं। और गरीब अवाम का ये हाल है कि वो महंगाई के हाथों और गुर्बत के हाथों, बेरोजगारी के हाथों पिस रहे हैं। तो इनको, पाकिस्तान को देखिए, 71 का वाकया आपके सामने है। ये मैं हैरान हूँ कि जनरल बाजवा ने 3 दिन पहले कहा कि पाकिस्तान इंशाल्लाह कभी नहीं टूटेगा। किस मुंह से ये कहती है पाकिस्तान की आर्मी और उसके लोग? भाई 50 साल पहले पाकिस्तान टूट चुका है। कम ऑन, शेम ऑन यू, जिस तरह की बातें करते हैं आप लोग। वो टूट चुका हुआ है पाकिस्तान। जो रह गया है उसको बचाओ। उसको बचाने का एक ही तरीका है कि पाकिस्तान में ये जो ड्रामे कर रहे हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की अफवाज के जो लोग हैं, सियासी अज़ाइम रखने वाले, और मुसलसल करते चले, इनकी वजह से खतरा है। अब भारत के हवाले से आपने बात की, इमरान खान ने पिछले दिनों फिर ट्वीट किया। वो पता नहीं 1 साल में कोई आधी दर्जन बार ट्वीट कर चुके हैं जी कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किसी वक्त भी होगा। तो फिर bbcurdu.com पे ही एक आर्टिकल था, किसी ने पूछा इमरान खान के वो जो NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मिस्टर मोईद यूसुफ से कि भाई ये तो आप वही एक कहानी है, शेर आया शेर आया, हर दूसरे रोज कहते हैं शेर आया शेर आया, और वो तो कोई नहीं आता। फिर बच्चे आपकी या उस गांव के लोग आपकी बात कैसे मानेंगे? जब वाकई ही शेर आ गया, जब वाकई ही भारत आ गया, तो कैसे मानेंगे? तो मोईद यूसुफ जो NSA हैं, उन्होंने क्या मजाका खेज जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें तो ये कहते रहना चाहिए ना कि शेर आया शेर आया। यानी कोई बात, कोई नैरेटिव जिसमें कोई वजन ना हो, ये उसको दोहराते रहना चाहते हैं और अपना ही मजाक बनाते हैं। अपने आप को एक तरह से जोक इन्होंने बनाया हुआ है। यानी ये पूरी दुनिया में इस वक्त हंसी मजाक का ये बाइस बने हुए हैं। पहले ये था कि आरज़ू ये चल जाया करता था, अमेरिकन और इस तरह के लोग जो स्टेक होल्डर्स थे इंटरनेशनल, उनके साथ होते थे कि चलिए इनको इग्नोर करते थे, उनके अपने इंटरेस्ट होते थे। अब वो भी इनके साथ नहीं रहे। अमेरिकन तो छोड़िए, दूर की बात है, अब तो इनके अपने जो अरब कंट्रीज के एलाइज हैं वो सारे के सारे साथ छोड़ चुके हैं। आप देख लीजिए, इवन चाइना की तरफ से भी ये उस तरह की सपोर्ट इनको नहीं है। चाइना बस इनको जर खरीद का काम कर रहा है, बस पैसा फेंक, तमाशा थे देख वाली बात कर रहा है। $1 बिलियन फेंका, ये सऊदी अरब को वापस करते हैं, फिर चाइना और अपना शिकंजा कसता है। तो we are very concerned and worried about the safety and security of the innocent people of Pakistan। और जो खास तौर पर वहाँ की जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो एथनिक लाइंस की हों, जैसे पश्तून हैं, मुहाजिर हैं, बलोच हैं, उनका भी बुरा हाल है, चाहे वो रिलीजियस लाइंस की हो, जिसमें हमारे हिंदू बहन भाई, क्रिश्चियन, सिख, अहमदी, इवन शिया, तो सारे के सारे इस वक्त इतने इंसिक्योर हैं। मेरा ख्याल है कि इतनी इंसिक्योरिटी पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तारीख में आज के दिन से ज़्यादा नहीं पाकिस्तानियों ने देखी होगी। लेकिन सर एक चीज़ और भी देखने में आ रही है कि PDM के लिए ये भी कहा जा रहा है कि इनमें फूट पड़ गई है। मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी जो है उसके लोग नाराज़ हैं, और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये लोग तो पहले भी नाराज़ ही रहते थे, एक आध कोई उनकी पार्टी में से इसी तरह के निकलते हैं। तो आपको लग रहा है कि ये मिलके चल सकेंगे? और जो इन्होंने बात की है गवर्नमेंट को हटाने की या बदलने की, तो इतनी ताकत है PDM में कि लगता है आपको कर पाएंगे? दो बातें आपने पूछी, बड़ी दोनों अहम है। एक बात तो ये कि वो जो फूट पड़ने की फजा है, देखिए वो तो कोई भी दुनिया का मुल्क हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, और जहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस 24/7 हो, वहाँ पे धड़ेबंदियाँ होती रहती हैं। ख़ासतौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट की मैनूवरिंग बहुत ज़्यादा है, तो वो वहाँ पे तो धड़ेबंदियाँ होती रहती हैं। मौलाना फजलुर रहमान के ग्रुप में से कुछ लोगों को निकाल फेंकना और उनका अपना ग्रुप बना लेना, इट्स नॉट अ बिग डील। अब दूसरा जो आपका सवाल कैसा है कि क्या PDM में इतनी ताकत है कि वो इनको उखाड़ फेंकेंगे? देखिए, PDM भी एस्टैब्लिशमेंट की ही शय पर आई है। मैं PDM को अंडरमाइन नहीं करना चाहता,
आई अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी एस्टैब्लिशमेंट के किसी ग्रोह की मदद के बगैर नहीं हो सकती। पीडीएम के जो लीडर्स हैं, चाहे मरियम नवाज हो, चाहे मौलाना फजल रहमान हो, एटलीस्ट ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, उनको एहसास है इस बात का। जिस तरह ख़ासतौर पर मरियम नवाज बलूचिस्तान में जाके जिस तरह वो बातें कर रही हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। उनको इन चीज़ों का एहसास है, लेकिन ये भी हमें अंदाज़ा होना चाहिए, पता होना चाहिए कि वो भी एस्टैब्लिशमेंट के किसी स्ट्रॉन्ग ग्रुप की मदद के बगैर आगे नहीं चल सकते। अब क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिक्स के मैकेनिज्म ही यही है, डायनामिक्स ही यही है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ पे कोई चे गुवेरा स्टाइल का कोई इनकलाब आ जाएगा? वो तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल यही है कि आपके उसी सर्कल में और उसी माहौल में और उन्हीं मोहरों के साथ जो कुछ हो सकता है, पीडीएम भी करेंगे और ये सरकार भी करेगी, पीटीआई की भी। तो मेरा ये ख्याल है कि पीडीएम जिस तरह अब डटे हुए हैं, इसमें ना सिर्फ पीडीएम के पीछे भी एस्टैब्लिशमेंट के कुछ ग्रोह हैं और इसके साथ साथ इंटरनेशनल कुछ स्टेक होल्डर भी हैं, जिनमें मैं ख़ास तौर पर चाइना का और सऊदी अरब का नाम लेना चाहूँगा। नवाज शरीफ ने अपनी जो लास्ट तकरीर थी जलसे से खिताब करते हुए, उन्होंने नाम लेके कहा कि चीन भी अब हमसे खुश नहीं है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। मतलब सऊदी अरब का तो चले नाम आ ही रहा था, कह ही रहे थे जी कि गल्फ स्टेट्स भी हमारे अरब भाई भी खुश नहीं है। चीन का भी नाम लिया नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ को मामूली आदमी नहीं है, 3 बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ चीनी एलिमेंट्स भी इनके पीछे हैं। मैं ये बात बार बार कह चुका हूँ, आपके साथ भी शेयर करता हूँ अपने शोज में भी, कि ये जो फाइट है ना, इनफैक्ट ये जो पीडीएम की सरकार की फाइट आपको हमें नजर आती है, ये इनफैक्ट ये भी फ्रंट फेस के लोग हैं। ये फाइट असल में एस्टैब्लिशमेंट के अंदर हो रही है। ये एस्टैब्लिशमेंट के अंदर की फाइट है और वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इस फाइट है, क्योंकि इस वक्त ना ही एस्टैब्लिशमेंट के किसी भी ग्रोह के साथ वाज़े तौर पर चाइना है। चाइना भी देखता है कि भाई ये कैसे, मैं देखता हूँ एक ग्रोह की हमायत वो कर रहे हैं चाइना, सऊदी भी कर रहे हैं, लेकिन वो उनको ये भी पता होता है कि ये इतनी स्लिपरी रोड है कि ये किसी वक्त भी ये मोरे इधर से शतरंज के इस कोने से लेकर के दूसरे कोने पे जाके खड़े हो सकते हैं। तो वो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, लेकिन ये जो फाइट है ये बिल्कुल बिल्कुल पॉलिटिशियंस की सिर्फ फाइट नहीं है, ये इस्टेब्लिशमेंट के अंदर के ग्रोह की फाइट है। इस्टेब्लिशमेंट एक नहीं है, बहुत सारे इश्यूज पे जहां जुल्म करना होता है वहां ये एक हो जाते हैं, लेकिन जहां इनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, इनके अपने स्टेक्स होते हैं, वहां पर ये दो बड़े इस वक्त ग्रोहों में हमें वाज़े तौर पर नजर आ रहे हैं। सर ये बात तो जब से बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिली है तब से सुनने में आ रही है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है या जो फौज है वो उसमें जो है वो 2 हिस्से हुए हुए हैं या 4 हिस्से हुए हुए हैं, और वो लोग एक हिस्सा जो है वो नहीं चाहता था कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिले, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए या किस वजह से दे दी। तो जब भी एक्सटेंशन होती है किसी भी आर्मी चीफ की पाकिस्तान में, तो क्या लगता है कि जो उनके बाद आने वाले हैं क्या वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जो उनको दी जाती है? क्योंकि इनके लिए भी यही कहा गया था कि कश्मीर इशू चल रहा है और बड़े हालात ख़राब हैं और यही संभाल सकते हैं। तो जो इनके बाद आने वाले हैं क्या वो इतने नालायक थे या वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो आके और उस कश्मीर इशू को संभाल पाते? देखिए, ये जो बड़े ओहदे हैं पाकिस्तान आर्मी में या किसी भी मुल्क की आर्मी में, लेकिन पाकिस्तान आर्मी और साउथ अमेरिका के जो कंट्रीज होते हैं, अफ्रीका के कुछ कंट्रीज है, वहाँ पे आर्मी ऑल इन ऑल होती है। तो वहाँ पर ये जब इस लेवल पे पहुँचते हैं जर्नल, तो ये कोई मतलब इनके जो है मुलाजमत की मुद्दत 2-3 साल ही रह जाती है। तो इसका मतलब ये है कि बाजवा की ये जो एक्सटेंशन थी 3 साल की, जो बहुत बड़े लंबे अरसे के लिए एक ही शॉट में एक्सटेंशन थी। अदरवाइज हमने माजी में देखा कि 1 साल की एक्सटेंशन होती है, 6 महीने की होती है, फिर 1 साल की होती है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन एक ही शॉट में 3 साल की एक्सटेंशन थी। इससे यकीनी तौर पर ये एक पैगाम मिलता है कि ये जो बाजवा ग्रुप है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, ये दूसरे ग्रुप्स को ये मैसेज दे रहा था कि भाई अब बच्चू तुम तो पीछे ही रहोगे, क्योंकि वो 3 साल का ऐसा समय होता है, ऐसा टाइम होता है कि 3 साल के बाद अक्सर जर्नैल जो है ना वो फिर रिटायर्ड ही हो चुके होते हैं,
उनकी बारी नहीं आ सकती। वो मतलब वो क्रीज के दूसरी तरफ भी बैट पकड़ के खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि उनको पता ही होता है कि ये 3 साल से पहले ही उनको बुला लिया जाएगा। उनके तो 2 साल बाद रिटायरमेंट होने वाली होती है। अब वो इस लेवल पे आए होते हैं अपनी मुलाजमत के। तो एक ये भी एक बहुत बड़ा होता है उनका, जैसे कह लीजिए ग्रीवियंसेस होते हैं, या एक मतलब रंज होता है कि भाई हमें भी इस ओहदों पर जाना था। चूंकि वजह ये है कि बाजवा जाते, कोई और सीनियर जनरल आते, तो वो फिर पूरी रीशफलिंग होती है, फिर सारी बड़ी बड़ी अहम पोस्टें जो होती हैं वो खाली होती हैं एक बंदे के जाने से। चूंकि एक बंदा जाता है, एक बंदा यहाँ से सरकता है, फिर जो वहां से सरका होता है वो पोस्ट खाली होती है, तो वो एक साइकिल होता है। तो उसमें फिर एक तो ये होता है, लेकिन ये प्योरली बाजवा की जो एक्सटेंशन थी, ये दूसरे एस्टेब्लिशमेंट के ग्रुप को मैसेज था कि जैसे वो कहते हैं ना पंजाबी एक्सप्रेशन में कि बच्चू अब तो भूल जाओ 3 साल, फॉरगेट अबाउट 3 years। ठीक है ना जी, 3 साल तो ये बाबा ही बैठा हुआ है अब। तो 3 साल तक अब ये बाबा कौम नए जो बनते हैं आर्मी ऑफ द स्टाफ, वो बाबा कौम ही होते हैं। तो वो 3 साल अब वो बाजवा की एक्स्ट्रा, यानी वो टेन्योर बढ़ा, तो सबका बेड़ा गर्क हुआ बेचारों का। ठीक है ना, कोट अनकोट में बेचारे कह रहा हूँ, बेचारे तो खैर वो भी नहीं होते। तो वो असल में ये अंदर की फाइट का एक हिस्सा था कि भाई आप लोग हमें तंग करना चाहते थे, हमारे ग्रुप को, तो हमने अपना ही बंदा अब वही 3 साल एक्सटेंड करेगा, तुम तो अपनी खैर बनाओ। तो सर जैसे हमारे जनरल्स होते हैं ना, ये रिटायर होने के बाद भी रिटायर नहीं होते, ठीक है, ये किसी बड़े बड़े इदारों में लग जाते हैं। तो क्या सारी दुनिया में इसी तरह होता है, या बाकी दुनिया में लोग जब रिटायर हो जाते हैं फौज से तो वो साइड पे हो जाते हैं, या वो भी किसी जगह जाके पीआईए में, स्टील मिल में, पीटीवी में इस तरह से जैसे हमारे यहाँ लग जाते हैं, क्या बाकी दुनिया में भी यही होता है? नहीं, देखिए मतलब अमेरिका में भी, हालांकि इतना बड़ा उनका पेंटागन का इदारा है, वहां पर भी जर्नलों के नाम बहुत ही कम लोगों को, कम ही अमेरिकन को पता होता है। वो आमतौर पर जब रिटायर होते हैं तो किसी सिक्योरिटी इदारे के जो उनसे रिलेटेड इदारे होते हैं कहीं चले जाते हैं। मोस्टली यहाँ के जो कनाडा में भी हम देखते हैं, मैं 2-3 जनरल्स को, फॉर्मर जनरल्स को पर्सनली जानता हूँ, वो तो प्रेफरेंस करते हैं कि भाई अपना एक अपनी प्राइवेट जिंदगी गुजारे सुकून से चल के। वो ये कहते हैं कि यार 60-65 साल जिंदगी में काम कर लिए, अब हम किताबें लिखेंगे, जो जिसका कोई पैशन होता है वो उसके मुताबिक चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन यूनियन में, देखते हैं कि आर्मी के आला ओहदों से रिटायर हुए तो कोई मतलब इंटरनेशनल कंसल्टेंसी में चले गए, लेकिन वो आर्मी रिलेटेड, सिक्योरिटी रिलेटेड, स्ट्रेटजी रिलेटेड होता है। ऐसा नहीं होता कि वो मतलब किसी न्यूज़ मीडिया आउटलेट के जाके चीफ हो जाएं। ऐसा नहीं होता कि वो जाके मलक रियाज के जो प्रोजेक्ट्स हैं उस तरह के यहाँ की कंस्ट्रक्शन कंपनियों के वो हेड बन जाएं। तो ये तो खैर अनोखा जो काम है, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है, ये साउथ अमेरिका के भी कुछ मुल्कों में होता है, वहाँ कुछ कम हो गया, अफ्रीका के भी कुछ मुल्कों में होता है। तो ये जहाँ जहाँ पर भी ये जो फौजी आमरीत बराह रास्त या इनडायरेक्ट नौयत की होती है, वहाँ पर तो ये इसी तरह करते हैं। लेकिन जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहाँ पर तो इनके नाम भी किसी को पता नहीं होते। सर एक चीज मुझे बताइए, इन्होंने मतलब स्टील मिल का आपने देखा इन्होंने क्या हाल किया, पीआईए को जो कहा जा रहा है कि पीआईए भी तकरीबन इन्होंने ख़त्म कर दी है, और अभी रेलवे मिनिस्टर कह रहे थे कि जी हमें ट्रेन्स भी बंद करनी पड़ेंगी। तो मुझे पूछना ये था सर, अगर मैं कनाडा आना चाहूँ तो मैं पैदल कितने दिन में पहुँचूंगी? नहीं, आप कनाडा आना चाहें तो पीआईए तो आती ही है, अभी तक तो आ रही है, तो जल्दी आ जाए, मैं यही कहूँगा। बाकी इससे पहले कि आप वाकई पैदल आए, और पैदल भी क्या, फिर आप तैरती हुई आए कई समुद्रों से गुजर के। तो कोई हाल नहीं है इनका, यानी जितने बड़े बड़े इदारे हैं पाकिस्तान के या किसी भी मुल्क के, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के इदारे होते हैं, हर मुल्क में होते हैं। अब चूंकि हम प्रिसाइजली बात पाकिस्तान की कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के इदारे हैं वो इतने कमज़ोर हो चुके हैं, इतने कमज़ोर हो चुके हैं, और ये बढ़ के मारते फिरते हैं भारत को बड़े। और ये जो गरीब नहत्ते बेचारे ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले हैं, चाहे बलोच हो, महाजर हो, सिंधी हो, पश्तून, उनको मारते फिरते हैं। और इनका अपना ये हाल है कि जंग से डरते हुए ये बार बार दुनिया को कह रहे हैं कि शेर आया, भारत ना आ जाए, जो अपने पीछे बात की, भारत ना आ जाए। और फिर ये कहते हैं हमारे पास न्यूक्लियर बम है, तो फिर ये कहते हैं, दुनिया को कहते हैं कि हमें बचा लें भारत से। भाई अगर आप इतनी स्ट्रांग हो तो क्या है, आप क्यों दुनिया को बताते फिरते हो कि हम डर रहे हैं?
तो खड़े रहो। लेकिन ये बहरहाल इनका काम ये है कि जो नगते लोग हैं उनको मारे, जो बेबस लोग हैं उनको मारे, और खुद ये अपने तौर पर दुनिया की आंखों में आंखें डाल के देखना तो दूर की बात है, अपने मुल्क के इदारों को अब नहीं बचा पा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की और दुख की बात क्या हो सकती है? सर पहले शाहिद आफरीदी निकले थे, उन्होंने जाके आज़ाद कश्मीर में जो है वो एक आपने देखा ही था कि नारे लगाए। अब एक शोएब अख्तर की वीडियो वायरल हुई है, पता नहीं नई है या पुरानी है, लेकिन उसमें वो ग़ज़वाए हिंद की बात कर रहे हैं, जो कि अक्सर मेजॉरिटी को शायद पता भी नहीं कि वो होता क्या है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि अब इनके जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो भी निकल के अजीब अजीब बातें करनी शुरू हो गए? देखिए, पाकिस्तान में तो काफ़ी लोगों को पता है कि ग़ज़वा हिंद क्या होता है, क्योंकि वो ख्वाब देख रहे हैं, बचपन से ही उनको स्कूल से पढ़ाया जाता है कि हमने वो हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेना। यही ग़ज़वा हिंद है ना, कि ग़ज़वा हिंद वही था ना कि जी ये हिंदू बेहतर नहीं होते, हम पाक हैं, हम पाकिस्तान बनाएंगे। ठीक है, तो अब ये माइंड सेट है। अब देखिए शोएब अख्तर का वो मैंने भी वीडियो क्लिप 30-35 सेकंड का देखा, वो वायरल हुआ है। तो क्या वो शोएब अख्तर अपरेंटली एक जो होता है ना मॉडर्न किस्म का चैप है, जो क्रिकेट खेलने वाला, अब क्रिकेट की कोचिंग करता है, यूट्यूब पे शोज उसके आते हैं और उसका अपना चैनल है। तो वो उसकी ये कोशिश होती है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की, इमरान खान से लेकर शोएब अख्तर तक की, सबकी यही कोशिश होती है कि भारत में भी हम पॉपुलर रहें, क्योंकि भारत भी क्रिकेट का दुनिया का सबसे बड़ा प्ले ग्राउंड है, 1.3 बिलियन लोगों का कंट्री है। तो क्रिकेट के जरिए वो चाहते, ज़ियाउल हक से लेके मुशर्रफ तक चाहते थे कि भारत से जब भी कभी टेंशन हो तो हम क्रिकेट के जरिए रिजॉल्व कर लें, क्रिकेट डिप्लोमेसी, कि इधर हमने बम फेंका, उधर हमने ये किया, साथ ही कहा जी अच्छा जी तहकीकात कर रहे हैं, कल हम टीम आपको भेजेंगे, क्रिकेट तो खेलते रहे। तो भारत की जो पहले सरकारें थी वो इतनी बोली होती थी, वो कहते थे चले जी वो मतलब वो जो मुंबई बम अटैक है उस पर हम बातचीत करते रहेंगे, हमें हाफिज सईद दे ना दे, लेकिन क्रिकेट की टीम जरूर दे दे। तो अब इनका यही माइंडसेट है कि ये समझते थे ये बड़े ही कोई हीरो हैं। इमरान खान का भी यही ख्याल था, वो बड़ा वैसे डिसअपॉइंट हुआ है। उसका ख्याल था कि मैं जब बनूंगा प्राइम मिनिस्टर तो मेरी तो भारत में हीरोइनें पुरानी और मेरी तो आशिक रही हैं, तो मेरे तो पूरा भारत आशिक होगा और मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि अब वो यहाँ पे मोदी साहब बैठे हुए हैं। मोदी साहब बहुत क्लियर थॉट के आदमी हैं, वो कोई मनमोहन सिंह तो है नहीं, भोले थे मनमोहन सिंह साहब तो मोदी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा भी बात ये है कि आपके साथ दोस्ती की बात कैसे हो सकती है, यानी बंदूक और बारूद की फजा में दोस्ती की बात तो नहीं चल सकती। और उसके बाद इनको अंदाजा हुआ कि ओहो हमारी जो पॉपुलैरिटी थी, हम जो हीरो थे, हम जो इतने पठान ऊंचे कदों वाले, हमारा तो वो खत्म हो गया सारे का सारा काम। तो इनका जो पूरे का पूरा हैंडसम होना था ना, वो बिल्कुल 0/0 हो गया। अब शोएब अख्तर भी अपरेंटली कभी कभी आप उनकी बात सुनते हो कि जरा सी प्रोग्रेसिव बात करते हैं, लेकिन माइंडसेट तो वही है। वही उन्होंने पाकिस्तान के स्कूलों की किताबें पढ़ी हुई है ना, कि हम आएगा एक दिन, हम पूरी दुनिया पे कब्जा हो जाएगा और भारत तो साथ ही है, हिंद तो साथ ही है। तो वो वही उसी वीडियो क्लिप में कह रहे हैं कि मैंने कहीं पढ़ा है। अब कहाँ पढ़ा है उनको ये भी याद नहीं, क्योंकि जिंदगी में उन्होंने कुछ 3-4 किताबें पढ़ी हैं, तो 3-4 किताबें पढ़ने के बाद कितना कुछ याद रहता है इंसान को। ज्यादा पढ़ा हुआ हो तो फिर एनालिटिक आपके पास एबिलिटी होती है। तो वो यही उसका उस वीडियो क्लिप में आप देखेंगे, हाँ मैंने कहीं पढ़ा है कि वो पता नहीं आसमान से कोई फरिश्ते उतरेंगे और वो जाएंगे और हम कश्मीर पे जाके नमाज पढ़ेंगे, दिल्ली के वो लाल किला पे जाके परचम लहराएंगे। ये माइंड सेट है पाकिस्तान के हमजा अब्बासी जैसे जाहिलों से लेके शोएब अख्तर तक का। शाहिद अफरीदी देखिए ना, अब शाहिद अफरीदी मतलब एक क्रिकेटर है, उसकी बात कोई मैटर करती है, लेकिन चूंकि सेलिब्रिटीज का जमाना है तो सेलिब्रिटीज जो भी बक दें तो वो मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो तो खैर कोविड की वजह से दुनिया बड़ी सफर कर रही है, मगर एक कोविड की वजह से फायदा हुआ है कि ये जो सेलिब्रिटीज हैं सारी की सारी ये बेमानी हो गई है। दुनिया को पता चल गया कि ये जो सेलिब्रिटीज हैं इनकी क्या औकात होती है। दुनिया को पता चल गया कि सेलिब्रिटीज के बगैर जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर सकती है, ऐसी बात नहीं है। अगर हम स्टेडियम में जाके क्रिकेट ना भी देखेंगे तो यही मरेंगे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम यूट्यूब पे बैठे हुए पुराने क्रिकेट के मैच देखते रहेंगे। अगर ये फिल्में इनकी हम सिनेमा में जाके ना देखेंगे तो नेटफ्लिक्स में ज्यादा बेहतर फिल्में पड़ी हुई हैं। तो ये जितने थे ना जाली सेलिब्रिटीज, खोखले सेलिब्रिटीज, ये अब बेमानी होते चले जा रहे हैं।
जहां सोशल मीडिया ने, नए इंटरनेट की दुनिया ने इनको लास्ट 15-20 ईयर्स में बहुत बूम दिया, अब कोविड के ज़माने में ये पीछे चलते जा रहे हैं। अब इनकी जहालतें एक्सपोज हो रही हैं। तो यही जहालतें जो सिर्फ शुएब अख्तर की ही नहीं है, हमाकत और ये जो बेवकूफ़ी का माइंडसेट, ये पाकिस्तान के बेशतर लोगों का है। मैं आपको दावे से कहता हूँ, मेरे अपने क्लास फेलो जो मेडिकल कॉलेज में होते थे, अब वो अमेरिका में, यूके में पुराने आए हुए हैं और बहुत ही बड़े उनके क्लिनिक्स हैं, मतलब मिलियंस डॉलर्स के उनके क्लिनिक हैं। लेकिन वो बड़ा पुराना तल्लक है। मेरी जब भी कभी उनसे बात होती है, उनके बच्चों से जो हमारे बच्चों की तरह हैं, वो भी जवान हो चुके हैं, कभी बात होती है तो मैं हैरान होता हूँ कि उनका माइंडसेट वही है जो शुएब अख्तर का है। कोई फर्क नहीं पड़ा। मोस्ट ऑफ देम इनकी एक ही पेज पे हैं। और अब ये देखें सर के प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के, इमरान खान, वो हमजा अब्बासी जैसे लोगों को इंटरव्यू दे रहे हैं बैठ के। मतलब क्या आईक्यू लेवल है हमजा अब्बासी का, मुझे तो समझ नहीं आती। नहीं तो उसका अपना क्या लेवल है इमरान खान का? मैन इज नोन बाय द कंपनी, ठीक है ना जी। तो इमरान खान आपके साथ तो नहीं आके बैठेंगे, आप तो कोई चुपता हुआ सवाल कर देंगी तो वो तो इमरान खान तो बहुत नाराज हो जाएंगे और मतलब वो तो कह देंगे जो पीछे मेजर खड़ा होगा कि जरा इसका पता करो भाई ये कौन है। तो वो तो अफोर्ड ही नहीं करते कि कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो। वो तो उनको तो इसी तरह के लोग चाहिए होते हैं ना। इमरान खान का, मैं शायद हमजा अब्बासी जैसे भी है, मैं उनसे एग्री नहीं करता। हमें ये लिबर्टी होती है, हम ये कहते हैं कि यार इनके क्या ख्यालात है, खोखले ख्यालात हैं। वो हो सकता है हमसे एग्री ना करें, दैट्स फाइन, लेकिन हमजा अब्बासी का शायद आईक्यू बेहतर होगा इमरान खान से। आई एम सॉरी, मैं ये बहुत ब्लंट होके कह रहा हूँ, क्योंकि इमरान खान का अपना आईक्यू क्या है, वो तो इतना का अफसोसनाक है। वो तो पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ, जो बर्बादी का आखिरी वो जो है ना, मैं समझता हूँ वो कील है, वो है ताबूत में। मैं दुख से तो सर जिस प्राइम मिनिस्टर को 3 साल के बाद वो ये कहे कि जी मुझे तो समझ ही कुछ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट कैसे चलाते हैं, उनको आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या करना है इन्होंने, कि वो 3 साल के 2.5-3 साल के बाद वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं और मैं बगैर तैयारी के आ गया हूँ। पहले तो कहते थे मेरी टीम खड़ी हुई है। हाँ जी, हाँ जी। वो टीम खड़ी होने से ज्यादा वो ये कहते थे कि फौज मेरे पीछे खड़ी है। तो फौज मेरे पीछे खड़ी है से मुराद ये होती है कि मैं रेत की बोरी हूँ, तो फौज ने मुझे इस्तेमाल करना है और फौज मेरे पीछे खड़ी है। तो ये उनका मतलब था। अब जो टीम खड़ी थी उनके पीछे, वो टीम भी फौजी की थी, तो वो अपनी फौज तो नहीं थी। दूसरा वो ये कहते हैं कि मुझे समझ, अगर वो ये कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि हुकूमत कैसे चलाई जाती है, तो वो हुकूमत उन्होंने चलाई हो तो उनको समझ आए ना। हुकूमत तो कोई और चला रहा है। वो तो फ्रंट फेस पे एक पप्पू सा फेस है जो मतलब उम्र के साथ साथ हम सब की तरह बूढ़ा होता हुआ पप्पू फेस होता है, वो बैठा हुआ है। दैट्स ऑल। कंफ्यूजन और कुछ पता नहीं उसको कि एक हाथ में तस्वीर है, एक हाथ में मतलब वो भारत के खिलाफ ट्वीट लिखना है और दिमाग में वही पुरानी उनकी अपनी जो प्ले बॉय की लाइफ है वो है, कुछ नहीं पता। और फिर भी उसको पता होता है कि मैंने 2 बातें इधर से सुनी तो मैं दुनिया का अरस्तू हूँ। इमरान खान को ये भी ख्याल होता है कि वो कोई एरिस्टोटल है, तो वो बड़े यकीन से कहता है कि मैंने वेस्ट को देखा रहा। मैं यहाँ पे देखता हूँ हमारे कुछ ऐसे पाकिस्तानी हैं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे पाकिस्तानी हैं जो यहाँ पे 50-50 सालों से रह रहे हैं, उनको नहीं पता वेस्ट क्या होता है। ठीक है, वो मुझे अभी पिछले दिनों कह रहे थे कुछ पाकिस्तानी की, यार यहाँ पे मैरी क्रिसमस एक दूसरे को कहना चाहिए। मैंने कहा कितना अरसा हो गया आपको? तो कहने लगे मुझे तो यहाँ पे रहते हुए कोई 48 ईयर्स हो गए। मैं अगर 48 ईयर्स में अगर आपको ये तमीज़ नहीं आई कि ये अब आपका मुल्क है और इसके कल्चर को आपने रिकॉग्नाइज करना है, तो फिर कब आए? एक ऐसे ही बाबा जी थे, मैं थोड़ी सी मजाक वाली बात है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो बिरयानी शॉप पे गए तो वो बिरयानी खरीद रहे थे, जो पुराने हैं मेरे जानने वाले हैं, यहाँ पे कनाडा की गवर्नमेंट में नौकरी करते रहे। तो वो एक बिरयानी वाले ने कहा कि जी क्या आप लेंगे? उन्होंने कहा मुझे एक बिरयानी टेक आउट दे दें। उन्होंने कहा कितने की है? उन्होंने कहा $6 की सिर्फ। तो कहने लगा यार मैं सीनियर इतने अरसे से रह रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे तो रियायत करो। तो दुकानदार ने अच्छा जवाब दिया, उन्होंने कहा अगर आपको 52 साल इस मुल्क में रहते हुए भी $6 की बिरयानी नहीं खरीद सकते तो बड़ी अफसोस की बात है जनाब। तो ये है कैफियत। लेकिन सर एक चीज और है, मैंने नोटिस किया कि चाहे वो बेनजीर भुट्टो हो जो बड़ी मॉडर्न खातून हुआ करती थी, और चाहे वो इमरान खान हो, ये भी बहुत मॉडर्न हुआ करते थे, ये लोग प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद तस्बीह घुमाना क्यों शुरू हो जाते हैं? देखिए इमरान खान और बेनजीर में फर्क है। बेनजीर
मसाइल को समझती थी, ठीक है, और वो समझदार भी थी। मगर सर ये रिलीजन को क्यों इस्तेमाल करते हैं दोनों? मैं आपसे एग्री करता हूँ मैं, लेकिन जो उन्होंने ब्लंडर किए वो रिलीजन को इस्तेमाल करने के लिए किया। मुझे याद है अच्छी तरह, मैंने कई बार कहा है, मैं आज फिर ये ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी थी ज़ियाउल हक के मरने के बाद, 88 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने सर पे दुपट्टा लेना शुरू किया, हाथ में तस्वीर पकड़नी शुरू की। लाहौर के फ्लैटीज होटल में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आई और वहाँ पे मेरे एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे मेंटर थे, मैं उनके साथ काम किया, मैं उनका पब्लिशर भी रहा, जनाब अहमद बशीर साहब। अहमद बशीर जो बुशरा अंसारी के फादर भी हैं और नीलम अहमद बशीर के फादर भी हैं, मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ और पूरी फैमिली की कदर करता हूँ। तो अहमद बशीर साहब बहुत करीब थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के। तो अहमद बशीर साहब और हम सब लाइन में खड़े थे, मैं जूनियर जर्नलिस्ट था तो मैं उनके साथ था, चूंकि वो मेरे मेंटर थे। तो प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर उस वक्त आई तो उन्होंने सर पे वही दुपट्टा लिया हुआ, हाथ में उनकी तस्वीर थी। तो अहमद बशीर साहब एक जुर्र वाले आदमी थे, तो वो जब पहुंची तो बेनज़ीर उनको जानती थी, तो कहने लगी कि बशीर साहब कैसे हैं आप, क्योंकि उनके बाप के दोस्त थे वो। तो अहमद बशीर साहब ने कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा बेटा, उन्होंने कहा बेटा दाढ़ी किस दिन रखोगी, ठीक है, अब तुमने पगड़ी तो ले ली है, हाथ में तस्वीर तो पकड़ ली है। वो बहुत ही खरे इंसान थे, उन्होंने साफ तंज किया, उन्होंने कहा कि बेटा दाढ़ी अब किस दिन रखोगी। तो ये अफसोस की बात है कि बेनज़ीर जैसी इनलाइटेंड जो समझती थी सारी चीज़ों को, वो भी मजबूर थी अपनी उस जो आर्मी की दबाव की वजह से, मगर ये उनकी गलती थी। इसलिए कि आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, इसी हफ्ते हम उनकी बरसी भी मना रहे हैं। मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ बेनज़ीर की, वो एक लाइक औरत थी, उनको चीज़ों का पता था। मैं यहाँ तक कहूँगा खुल के कि वो अपने बाप से भी ज़्यादा लाइक थी। उनके बाप तो तमाशागीर थे और उन्होंने कुछ काम किए होंगे, मैं उनका अपने जवानी के ज़माने में ऑब्जर्वर था एज अ वेरी वेरी यंग जर्नलिस्ट, आई वाज नॉट इम्प्रेस्ड, ठीक है ना। लेकिन इसलिए कि वो कभी इधर होते थे कभी उधर होते थे, लेकिन वो लाइक इंसान थे, वो पाकिस्तान को बदल सकते थे, बेहतर कर सकते थे, मगर उन्होंने सवाए वो जो इस्लामिक कार्ड, मॉडर्न इस्लामिक कार्ड और ये खेलने के अलावा कुछ नहीं किया। एंड रिजल्ट वो बेचारे खुद मारे गए। लेकिन बेनज़ीर समझदार थी, अपने बाप से ज्यादा सीजन थी, और लेकिन वो भी इस ट्रैप में आ गई। और फिर देखिए उस बेचारी के साथ भी कोई कम जुल्म तो ना हुआ ना। अब इमरान खान जो है, ये तो खैर मतलब बेनज़ीर जो ऐसा कर रही थी वो तो दिखावे के लिए कर रही थी, मैं ये दावे से बात करता हूँ। मैंने उनको करीब से, जब वो प्राइम मिनिस्टर थी 2 बार, मैंने करीब से उनको कई बार देखा। हम लोग पीपल्स पार्टी के ही सपोर्टर थे, तमाम तर चुके, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होती थी। लेकिन वो ये दिखावे के लिए करती थी, समझती थी, आप कह लीजिए मुनाफकत थी, ठीक है, समझ आती है, ना करती तो बेहतर होता। लेकिन ये मुनाफकत नहीं करता, ये तो जाहिल आदमी है, बेसिकली जाहिल आदमी है, अनपढ़ आदमी है, जाहिल आदमी है। ये वाकई ये समझता है, कन्विंस है कि शायद इस तरह तस्वीरें गिराने से कोई मतलब सऊदी उनको पैसे दे देंगे, लेकिन वो तस्वीरें उल्टी पड़ गई। वो तो आपको याद है ट्रंप के साथ मीटिंग में ये इसके हाथ से बिल्कुल दाने गिर रहे थे, तो वो ट्रंप यही कह रहा था कि माई बेस्ट फ्रेंड, टका नहीं दिया उसको। सऊदियों ने भी इसकी ड्राइवरी करवा ली कि कहीं ठीक है भाई, इसने कहा मैं आपका ड्राइवर हूँ, उसने कह दिया मैं आपका एम्बेसडर हूँ, मोहम्मद बिन सलमान ने। तो मोहम्मद बिन सलमान ने ड्राइवरी भी इनसे करवा ली, तस्वीरें भी ये गिराते रहे। उन्होंने कहा पैसे तो भेजो हमें ना, क्योंकि हमें तुमसे पैसे वापस करो, हमारे पैसे वापस करो पैसे। तो ये तो बिल्कुल एक गूफ आदमी है, सैडली। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है, मैं ये समझता हूँ। बिल्कुल सही। लेकिन सर एक चीज़ और है, अभी मैंने रिसेंटली एक इंसिडेंट जो हुआ है करीमा बलोच का, तो उसको अगर मैं इंडियन मीडिया को देखती हूँ तो वो कहते हैं कि जी ISI वालों ने मार दिया, और अगर पाकिस्तानी मीडिया देखें तो वो कहते हैं जी रॉ ने मार दिया। तो ये असल में हुआ क्या, और ये दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं, मतलब रॉ इनको और ISI उसको, इस तरह से चल रही है बात यहाँ पे। देखिए वो तो खैर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे और इंडिया के सोशल मीडिया पे इस तरह की बात चलती रहती है। वो चूँकि हम एक वही पाकिस्तान और इंडिया बॉलीवुड के कल्चर में रहने वाले लोग हैं, उसमें इस तरह के चस्के लेते रहते हैं। लेकिन ये बहुत सीरियस बात है,
मसला ये बहुत सीरियस है। करीमा हमारी छोटी बहनों की तरह थी, एक बहुत ही करेजियस और विजनरी लीडर थी। अब यहाँ पे जो टोरंटो में हम देखते हैं कि उनकी डेड बॉडी मिली 21 दिसंबर को, और पुलिस का कहना है कि उसमें कोई फाउल प्ले नहीं है, कोई क्रिमिनल उनको नहीं नजर आता। लेकिन इंटरनेशनली इस पे बहुत बात हो रही है। सरदार अख्तर मेंगल ने भी 2-3 दिन पहले पाकिस्तान के जलसा में, बेनज़ीर की याद में जलसा जो था, वहाँ मरियम नवाज भी थी, बिलावल भुट्टो भी थे, उनकी मौजूदगी में कहा कि भाई इनको मारने में उनका शक यही है कि ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। अब यहाँ पे रहते हुए हमारे पास क्या सिचुएशन है, अभी तक ऑटोप्सी की रिपोर्ट नहीं आई सामने, हम कुछ नहीं कह सकते। माफी चाहता हूँ, लेकिन जो सिचुएशन है यहाँ पे वो ये है कि जो उनके करीबी दोस्तों से, फैमिली के लोगों से जो मेरी भी बातचीत हुई, वो बेचारे शॉक में हैं, बहुत बड़े वो एक ट्रेजेडी से गुजर रहे हैं। मैंने 30 अगस्त को मेरी मुलाकात हुई थी, एक प्रोटेस्ट था इनफोर्स डिसअपीयरेंस लोगों का, जो जिसमें से बलोच, पश्तून, मुहाजिर सब इकट्ठे हुए थे, सिंधी भी, डाउनटाउन टोरंटो में। तो वहाँ पे करीमा आई हुई थी, मैं उस प्रोटेस्ट की कवरेज के लिए गया हुआ था एज ए जर्नलिस्ट। तो वो मैंने उनका हालचाल पूछा, कहने लगी कि कोविड का ज़माना है, कहीं मेल मुलाकात नहीं होती, वरना ये होता था कि कुछ हमारे बलोच दोस्त, जिसमें बलोच करीमा भी होती थी, हम कहीं ना कहीं, मैं, मेरी वाइफ, हम लोग कहीं ना कहीं बैठ के कॉफ़ी पी लेते थे, किसी रेस्टोरेंट में खाना खा लेते थे, गपशप हो जाती थी, उसमें मेरे पश्तून दोस्त भी आ जाते थे। तो मैंने कहा कि हाँ वाकई कोविड की वजह से ऐसा नहीं हो रहा। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं आजकल पढ़ रही हूँ। फिर उन्होंने बताया कि वो आजकल शायरी कर रही हैं। तो मेरे लिए, चूँकि मैं खुद एक शायर और अदीब हूँ बेसिकली जर्नलिज्म में, तो इसलिए आया कि वो आवाज़ उठानी पड़ती है। तो वो मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी जो शायरी है वो सुनना चाहता हूँ। तो कहने लगी मैं ज़्यादातर बलोची ज़ुबान में कर रही हूँ, लेकिन मैंने एक दो लाइनें उर्दू में भी लिखी हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे बलोची में जो आपने लिखा है वो बलोची में पढ़ के सुनाइएगा और साथ उसका तर्जमा कीजिएगा, क्योंकि वो आपकी मदर टंग है, उसी में आपकी जो है ना वो आएगी। तो मुझे वो फील हुआ कि वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो गई ये लिटरेचर की तरफ, उस तरफ चल रही थी। शायद साथ ही यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी से एमए भी कर रही थी। तो वो चूँकि वो अपने को सेफ समझती थी, घर से हफ्ते में 1-2 दिन कोविड के ज़माने में निकल जाती थी, कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐसी जगह पे जाके कॉफ़ी लेके पार्क में बैठ के शायरी की 2 लाइनें लिखती थी। तो ये मुझे ये शक है कि उनको कोई वॉच कर रहा था। अब मैं कुछ नहीं कह सकता, चूँकि ये लीगल मसला है, ये तो मैं अपने उनको कोई वो वॉच कर रहा था, उनको मुसलसल वॉच कर रहा था, और मौका पा के वो एक तनहा से छोटे से जजीरे पे गालबन गई है फेरी पकड़ के। अब वहाँ पे उनके साथ ये वो मतलब पुलिस कहती है कि हमें कुछ नहीं पता, वो हादसा भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि किसी ने उनके साथ फाउल प्ले किया है। हम यहाँ पे टोरंटो पुलिस से, टोरंटो की अथॉरिटीज़ के साथ ये एक तरह से उनको इस बात पे जोर दे रहे हैं कि खुदारा इसकी इन्वेस्टिगेशन और कीजिए, ये इतना सिंपल मसला नहीं है। कनाडा में कैनेडियन पॉलिटिशियंस, कैनेडियन मीडिया भी काफ़ी अलार्म्ड है, इंटरनेशनल मीडिया भी काफ़ी अलार्म्ड है। तो ये है ट्रेजिडी की जो सिचुएशन जो अब तक हमारे सामने आई है। बिल्कुल सही सर, इसका तो मतलब है, मतलब अगर तो कोई हादसा है फिर तो बात समझ आती है, लेकिन अगर हादसा नहीं है तो इसका मतलब है कि वो जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो भी महफूज नहीं है, लोग वहाँ पे भी महफूज नहीं है। और दूसरा, अगर किसी की बात से हमें इख्तिलाफ है, हम उसकी बात को पसंद नहीं करते, तो किसी को मार देने का राइट तो किसी को नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपको मेरी बात अच्छी ना लगे, मुझे आपकी बात अच्छी ना लगे, ये तो बहुत आम सी बात है। लेकिन मैंने भी उनकी कुछ वीडियोस देखी हैं जिसमें वो मिसिंग पर्सनस की बात कर रही होती थी अक्सर, लेकिन उस पे किसी को इस तरीके से करना, ये कहाँ की इंसानियत है? बिल्कुल इंसानियत नहीं है जी। देखिए यहाँ का जो वाक़या करीमा बलोच का हुआ, उस पर तो भी तहकीकात होंगी, क्या उसके आते हैं एविडेंसेस सामने, वो तो बात की बात है। लेकिन जो बलोचिस्तान में हो रहा है सुबह शाम, वो तो पूरी दुनिया को पता है ना कौन करता है। उसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है ना। जिस तरह लाशें मिलती हैं, जिस तरह लोगों को अगवा किया जाता है, और साल साल से मिसिंग हैं, सैकड़ों हज़ारों लोग मिसिंग हैं, सैकड़ों हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं, तो वो तो पता है ना दुनिया को कि कौन करता है। वही जो आप कह रही है कि एक दूसरे से इख्तलाफ होना, वो तो
एक जमहूरी अमल होता है, लेकिन उसको बिल्कुल वायलेंस में तब्दील कर देना, ये बदकिस्मती से शेवा बन चुका हुआ है। पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे मुल्कों की जो एस्टैब्लिशमेंट्स होती हैं, उनका ये इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में आपको सुबह शाम नज़र आते हैं, और भी मुल्कों में नज़र आते हैं। मैं बार बार साउथ अमेरिका के और अफ्रीका के कुछ मुल्कों का जब जिक्र करता हूँ, या मिडल ईस्ट के कुछ मुल्क हैं, बदकिस्मती से ये जुल्म और सितम की दास्तान ना रुकने वाली है। लेकिन चूंकि प्रिसाइजली हम पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के हवाले से तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है कि जो वहाँ पे हो रहा है वो सुबह शाम कोई हमसे ढका छुपा हुआ है। और यहाँ पे जो आपने बात की कि यहाँ पर भी अब जो रेजिडेंट्स हैं, जो मुख्तलिफ बात करने वाले हैं, वो अपने आप को सेफ ना समझे, कनाडा हो, यूरोप हो, स्वीडन हो, अमेरिका हो, तो ये बात रियलिटी है। और ये बात अब यहाँ की हुकूमतों के लिए भी चैलेंज है, जो एज कैनेडियन मैं भी अपना फर्ज समझता हूँ कि मैं कनाडा की सरकार, कनाडा की पॉलिटिकल पार्टी, लॉ इन्फोर्समेंट लोगों को जोड़ूं कि फॉर गॉड सेक ये ना समझो कि यहाँ पर फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं है। फॉरेन इंटरफेरेंस बढ़ती चली जा रही है। मैं एक कंट्री की बात नहीं कर रहा, बहुत सारी कंट्रीज की यहाँ पे फॉरेन अफेयर्स बढ़ती चली जा रही है। It must be countered by our governments, by our citizens. And as a Canadian, I'm determined to contribute to my Canadian government, to contribute to my Canadian law enforcement agencies, to keep our Canada, to keep our beloved country safe. ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ठीक। और सर लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि 2021 में आप कोई चेंज देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में? कुछ लग रहा है, कुछ चेंज आने वाला है, कोई रिप्लेस होने वाला है, या कोई इलेक्शन होने वाला है, या कुछ नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए 73 ईयर्स से तो मुझे कोई चेंज नज़र नहीं आया। चेहरे बदलते हैं, अगर चेहरों की हद तक चेंज आपकी मुराद है तो वो तो मैं चेंज नहीं मानता। तो उस हद तक कोई चेंज नहीं है। अब जो 2021 में जिस चेंज की आप बात कर रही हैं, उस हद तक कि कोई इलेक्शन हो जाए, वज़ीर आज़म की जगह कोई और आ जाए, उस हद मेरा देखिए बड़ा सिंपल सा मामला है। इमरान खान जैसे तैसे भी सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी हैं, बहरहाल वो प्राइम मिनिस्टर हैं। उनको हटाया भी अगर जाए तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होना चाहिए। मैं इस पे बिलीव करता हूँ। तमाम तर में उनसे डिसएग्रीमेंट के बावजूद, ठीक है, वो हम समझते हैं मैनिपुलेशन के जरिए आए थे, जो भी कुछ है कोर्ट्स के जरिए हो या जो भी कुछ हो, वो डेमोक्रेटिक तरीके से होना चाहिए। क्योंकि ये भी मुझे ये पता है कि इमरान खान जब चले भी जाएंगे तो वो कहीं दूर नहीं जाएंगे, वो फिर वो पॉलिटिकली शहीद होंगे। मतलब शहीद से मुराद जिंदा ही होंगे। हम किसी की जो है नहीं, वो सियासी तौर पे आप पॉलिटिकली कह रहे हैं। पॉलिटिकली शहीद होंगे। मैं पर्सनली किसी के जानो माल के खिलाफ नहीं हूँ। उसको जो भी उसका वे ऑफ थिंकिंग है, हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे कड़े से कड़ा। उसको हक है अपने पॉलिटिकल कैरियर को आगे लेके जाने का, जो भी उसका कैरियर है। तो ये फिर एक तरह से हो जाएंगे। तो ये म्यूजिकल चेयर है। अभी जो एस्टैब्लिशमेंट के लोग जो इमरान खान को लाए हैं, जो इमरान खान को फ्रंट फेस पे रखना चाहते हैं, वो तो कोशिश करेंगे कि ये रहे। लेकिन बड़ी कॉम्प्लेक्स गेम है। उनको भी ये पता है कि ये डिलीवर नहीं कर सके। अगर ये चले भी जाएं तो खैर है, मगर लेकिन चले जाने से दूसरे ग्रोह ये देख रहे हैं जो अभी पावर में है कि भाई हमें कितना नुकसान होगा, फिर क्या हम नहीं आने वाले ग्रोह मिल जाएंगे। तो ये पाकिस्तान में ये जो है ना, जो अपॉर्चुनिस्ट पावर गेम, वो हर वक्त होती रहती है। वो तो वैसे अपॉर्चुनिस्ट पावर गेम दुनिया भर में होती रहती है, अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में। फ्रैंकली मैं आपको ये बताऊं, लेकिन पाकिस्तान में बहरहाल ज़रा ज़रूर से ज़्यादा ही हो रही है। तो मुझे उस हवाले से लगता है कि 2021 में शायद कुछ चेहरों की तब्दीली आ जाए, क्योंकि अब तक जो ये चेहरे रहे हैं इनसे लोग जल्दी बेजार हो गए हैं। क्योंकि लोग इसलिए जल्दी बेजार हो जाते हैं वहाँ पे कि वो कुछ उनको मिलता नहीं आम आदमी को कुछ, और इस चेहरे ने तो बिल्कुल ही कुछ नहीं दिया। तो इस वजह से फिर शायद ये चेहरा, मुझे लगता है कि 2021 में पॉलिटिकल, ये तो पक्की बात है, पॉलिटिकल टर्मोइल बढ़ेगा पाकिस्तान में। स्टेबिलिटी का चांस नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का। उसी के वो जो अंडरनीथ इतना मैस है ना, इतना मैस है जो हमेशा रहता है।
और इस बार भी बहुत मैस है। तो वो कोई चांस नहीं है कि इस फाउंडेशन के साथ ये वाला जो नया घर बनाया था ये कुछ ज्यादा दिन तक चलेगा, ये घर ढह जाएगा। फिर कोई मतलब वही फाउंडेशन तो वही रहेगी, आदि कुछ दी आपकी, तो कुछ ना कुछ आपको चेहरों की तब्दीली जरूर 2021 में नजर आएगी, ये मैं जरूर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। लेकिन सर जैसे इमरान खान कह रहे थे ना कि बल्कि कहा करते हैं कि रियासत मदीना बनाना है, तो वो मैंने कहीं पढ़ा था, किसी ने लिखा था कि वो तो उन्होंने बना दी है, इसलिए कि चाहे वो गरीब आदमी हो या बिजनेस कम्युनिटी, सभी की चीखें निकलवा दी हैं उन्होंने। तो वो सबके साथ एक ही जैसा सलूक हो रहा है, सभी परेशान है। यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सर कि आपने ज्वाइन किया, और एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, और खुदा करे साल बहुत अच्छा हो आपके लिए भी और सब लोगों के लिए जो हमें देख रहे हैं। और फिर दोबारा आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत थैंक यू सो शुक्रिया, मच। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर।